क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के महान निर्देशक महेश भट्ट और उनकी एक्ट्रेस बेटी पूजा भट्ट नशे की बुरी लत के शिकार थे और यह दोनों अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और एक इमोशनल घटना की वजह से शराब की आदत से उबर पाए हैं। मुंबई से सटे पुणे में जब पिछले दिनों नशा मुक्ति केंद्र समर्पण का उद्घाटन हुआ तो यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में खुद महेश भट्ट और पूजा भट्ट मौजूद थे। इन्होंने यहाँ न सिर्फ समर्पण जैसे रिहैब सेंटर की जरूरत पर जोर दिया बल्कि नशे की आदत से उबरने की पूरी कहानी भी बताई जो तमाम शराबियों के लिए एक प्रेरणा और मोटिवेशन का काम करेगी। नशे की लत जिंदगी को कैसे उलझा देती है। इन दोनों ने जब अपने दर्द और उस दर्द से उबरने की स्टोरी नरेट की तो खुद भी इमोशनल हो गए। मानसिक बीमारी और नशे की आदत से पीड़ित लोग आमतौर पर खुद को उन चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ पाते हैं जो जीवन उन्हें देता है और अपने निजी खोल में छुप जाते हैं। पीछे हट जाने से सामाजिक कौशल, प्रोफेशनल प्रदर्शन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और पारिवारिक संबंधों पर भारी दबाव पड़ता है। भारत के आकार और इसकी आबादी में विविधता को मानसिक स्वास्थ्य की तुरंत जरूरत के साथ जोड़कर देखते हुए इस समय इस मामले में हस्तक्षेप करने और बदलाव लाने के लिए समर्पण जैसे एक अच्छी तरह से बनाए गए और काफी फंड लगाए गए रिहैब सेंटर की तत्काल आवश्यकता है। मुख्य अतिथि महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने शराब और ड्रग मुक्ति केंद्र समर्पण का शुभारंभ किया। यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर नरेंद्र बलदोटा थे जो बलदोटा समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। महेश भट्ट, पूजा भट्ट और नरेंद्र बलदोटा ने ऑफिशियल लॉन्च के लिए रिबन काटा। जाने माने मनोचिकित्सक डॉ अजहर हकीम ने समर्पण की शुरुआत और इस पहल के रूप में मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं और उपचार को साझा किया। मार्टिन पीटर्स ने वर्ल्ड क्लास रिहैब प्रोग्राम की स्थापना के संबंध में जानकारी दी। नशा मुक्ति पर केंद्रित इस 28 दिवसीय कार्यक्रम में क्लाइंट्स को पुणे के पास इस रिहैब सेंटर में रहना होगा, जहां वे एक आधुनिक और विशाल स्थान पे ठीक हो जाएंगे। समर्पण एक कॉलोनी शैली की वास्तुकला में बनाया गया है जो आपको स्कॉटलैंड की याद दिलाता है। यह आपको सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है और ये शहर की हलचल से दूर एक बहुत ही सुंदर वातावरण में स्थित है। महेश भट्ट ने कहा कि समर्पण आशा की एक नई रोशनी है। सफलता और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी मुझे खालीपन का एहसास हुआ और मुझे शराब की लत लग गई। लेकिन एक दिन जब मेरी दूसरी बेटी शाहीन का जन्म हुआ तो मैं शराब पीकर घर आया। मुझे याद है कि मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया था। उसने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मेरे मुंह से शराब की गंध आ रही थी और उस एक पल ने मेरी जिंदगी बदल दी। तब से 34 साल हो गए हैं और मैंने शराब का एक घूंट नहीं पिया है। जब मैं फिल्म डैडी की शूटिंग कर रहा था तो मुझे एक बार लगा कि मुझे शराब पीनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी अंदर से आवाज आई कि तुम दुनिया से झूठ बोलोगे। उस छोटी बच्ची से झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से झूठ कैसे बोलोगे। इसलिए शराब से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद कदम उठाने होंगे और एक मजबूत इरादा रखना होगा। मुझे बहुत खुशी है कि नरेंद्र बलदोटा ने समर्पण जैसा केंद्र शुरू किया। समर्पण के सीईओ डॉ राहुल वाजपेयी ने मुझे और पूजा को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए नहीं कि हम सेलिब्रिटी हैं, बल्कि इसलिए कि हम नशे की लत से उबर चुके हैं। दर्द से ही मोती चमकता है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को समर्पण जैसी सुविधा शुरू करने के लिए बधाई देता हूँ। That it was in the harshest winter that I discovered that there was an invincible summer within me. It was in despair, in the dark night of despair, that the first ray of light descended on me. Call it grace, call it miracle. Having hit the rock bottom, having been very successful, having had back-to-back hits and being talked about as the new Zafar Terrible of the film industry who's going to steer the film industry into sparkling new spaces. I discovered that nothing fails like success. Having touched the peak of the first mountain of your personal goal, I discovered that there was gnawing emptiness. As John Steinbeck said, that there was, you're well fed but you're still hungry, you're warm but you still shiver, you're loved but you still look for love with a begging bowl outside. Something was missing
And that made me hit the bottom. Now I had, from the struggling young boy who had barely means to keep the wolf away from the door with a little girl like Pooja, my first wife, I had become a very successful man, and I had the means to destroy myself. I had the means, and I had the applause in the auditorium. Even when I got drunk and I behaved obnoxiously, people put up with me because I was a money-generating machine. So nothing failed as success. But then one day, when my daughter, second daughter, Shaheen was born, I came home drunk, having celebrated. And when I carried my child in my arm, I just felt that she turned her face away from me out of revulsion because my mouth stank. That's what I believed. And that was a moment of grace. After that, it's 34 years I've not touched a drop of alcohol. पूजा भट्ट ने कहा कि आमतौर पर लोग मुझे एक्ट्रेस, फिल्म मेकर और एक्टिविस्ट के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि लोग कहें कि पूजा भट्ट शराब की लत से उबर चुकी हैं। लोग मुझे फिल्म डैडी की वजह से याद करते हैं, जिसमें मैंने एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाई थी जिसके पिता शराबी थे। असल जिंदगी में मेरे पिता महेश भट्ट के एक मैसेज ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं शराबी थी और भट्ट साहब ने मुझे मैसेज किया कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें खुद से प्यार करना चाहिए। उस दिन मैं भावुक हो गई और मैंने शराब छोड़ दी। पूजा भट्ट ने आगे कहा कि मैंने शराब पीने की आदत को स्वीकार किया, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। कोविड काल में मारपीट, एक दूसरे का अपमान करने, मानसिक स्वास्थ्य अवसाद, आत्महत्या के मामले बढ़े थे। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस को दिखाया गया, उससे लोग डर गए कि अगर हमने मदद मांगी तो हमें अपराधी समझ लिया जाएगा। अगर आप शराबी हैं तो आप अपराधी नहीं हैं। शराब की आदत वास्तव में एक बीमारी है और इसका बिना किसी शर्म के अन्य बीमारियों की तरह इलाज होना चाहिए। हमें ऐसा केंद्र चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह केवल एक ऐसा केंद्र हो, बल्कि और भी बनाया जाना चाहिए। So my introduction always says Pooja Bhatt, actor, filmmaker, activist, but I would like to put right on top there Pooja Bhatt, recovering alcoholic addict. Let me begin to hi, I'm Pooja Bhatt. I'm an alcoholic. I've been sober for 5 years and 3 months, and I'm damn proud of that. Like my father said, he's a tough act to follow. 34 years sober, wow. I'm still in my infancy in more ways than one. But yes, my introduction came from a film called Daddy, and I was happy when before we came on the diaphragm, we were talking about it. I'm glad that it still touches people so many years later, because I think it was based on truth. Like my father explained how the climax was rewritten because of what he lived. The irony was that I played a character, a girl who weans her father of alcohol, and I found myself at the age of 46. I was 17 when I did Daddy. I found myself in the same position. I was the alcoholic and I needed to be weaned of alcohol. I was aware that as a child of an alcoholic, I was 4 times more susceptible to becoming one myself. I have a eclectic mix of friends. Some are teetotalers, some are addicts, some are junkies. It's an interesting combination. But I always thought that, this is not going to happen to me. I drank how I lived, openly and copiously, and I just thought that I'm on top of things. I'm in charge of my drinking issue. I'm not that addict that other people are. And the intervention came at a point in my life where I wasn't really looking for one, perhaps. And my father never asked me to stop drinking. He always believed that who is he to tell me or to preach to me what to do when he's done something himself. So people asked him to kind of some way influence me to kind of get a hold of my drinking. And we were having a conversation on the phone via SMS, and he signed off with saying, "I love you, kid." And I said, "I love you too, Pops." And I added, I said, "Actually, you're the only thing in my universe that's truly worth loving." And the line that came after that changed my life. Because it was not the word, it was what I read in them. And it said, if you love me, then love yourself.
because I live in you. And I'm sorry I'm getting emotional as always, because that's again a problem that I'm born with. But it was the spaces in between those words when I realized that if he lives in me, I have to be the best me. And how do I become the best me? By stopping to drink. What did I do that night? I went out and drank 3/4 of a bottle of Lafroig. Came home at 5:30 in the morning, treated perfectly. Nobody could tell whether I was falling asleep or waking up. I was a functional alcoholic. An absolutely functional alcoholic. I could drink. I had the privilege of being invited to a Navy event and I sat there, looked at a room full of... मानसिक स्वास्थ्य और नशे की आदत का सामना करने वालों की जरूरतों को समझते हुए समर्पण आशा की एक किरण के रूप में उभरता है। समर्पण भारत का पहला रिहैब सेंटर है जो नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं को शामिल करता है। समर्पण पूरी तरह से मरीज की पहचान गोपनीय रखते हुए स्वास्थ्य, योग, उचित आहार और ध्यान पर विशेषज्ञ के मार्गदर्शन द्वारा मनोचिकित्सा और काउंसलिंग के मिश्रण के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहता है। समर्पण ऐसे लोगों में पूरी तरह का बदलाव लाना चाहता है, मानसिक अवरोधों को दूर करने में उनकी मदद करना, एक सहायक इकोसिस्टम प्रदान करना, सकारात्मकता और उम्मीद की भावना का संचार करना और यह सुनिश्चित करना कि वे एक बार फिर से जीने के लिए अपने उत्साह को बढ़ाएंगे। संक्षेप में कहा जाए तो समर्पण का वादा उन्हें जगत में वापस लाने का है। ऐसे लोगों की तबीयत को ठीक करने के लिए मुख्य प्रोग्राम योग, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन के साथ साथ शारीरिक चिकित्सा का पर्सनल सेशन है। बलदोटा भवन, चर्चगेट में स्थित एक काउंसलिंग सेंटर प्री और पोस्ट रिहैब रिकवरी प्रोग्राम और अन्य ओपीडी सेवाओं को एक बेहतर निजी माहौल में संचालित करता है। सबसे अच्छा नतीजा देने के लिए समर्पण के पास सर्टिफाइड मनोवैज्ञानिकों और क्लिनिकल मनोचिकित्सकों की एक मल्टीनेशनल टीम है। साथ ही यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में प्रशिक्षित काउंसलर्स की भी एक योग्य टीम है जो स्वास्थ्य देखभाल और वेलनेस एक्सपर्ट के रूप में प्रशिक्षित हैं। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।